अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बेसिकली थ्री क्लस्टर्स हैं। थ्री क्लस्टर्स को जो है ना हम इस वीक इंशाल्लाह कवर करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बच्चे की कमेंट पे जो है ना बात करना चाहूँगी कि उन्होंने पूछा था कि मैम ये जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं हम इनको किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो बच्चे इसके लिए जो है ना हमारे पास साइकोथेरेपी होती है, मतलब हम एज अ साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपी करते हैं। साइकोथेरेपी में काफ़ी थेरेपीज आ जाती हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर टॉक थेरेपी की, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। टॉक थेरेपी में बेसिकली जो थेरेपिस्ट होता है वो अपने क्लाइंट के अनहेल्दी इमोशंस को, अनहेल्दी थॉट्स को और अनहेल्दी बिहेवियर को आइडेंटिफाई करता है और उसे चेंज करता है, ठीक है। उसके बाद साइकोथेरेपी की काफ़ी टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि बहुत ही कॉमन थेरेपी है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होती है। अक्सर औक़ात हम सीबीटी को मोस्टली दूसरी थेरेपीज़ के साथ कंबाइन करके, मर्ज करके भी यूज़ करते हैं, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है। अगर एक जो है ना बातों के ज़रिए से, जिसे कहते हैं कि हम बातों के ज़रिए से इलाज की बात करें, तो उसमें ये साइकोथेरेपीज़ आती हैं। और फिर उसके बाद कुछ मेडिकेशंस होती हैं, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट हैं या एंटीसाइकोटिक्स हैं, तो वो दी जाती हैं पेशेंट को, ताकि उसकी जो न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हैं, उनका लेवल जो है ना वो बैलेंस हो सके, ठीक है। इसके अलावा जो है ना अगर डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा सीवियर लेवल पे है, यानी कि इतना सीवियर है कि आपका क्लाइंट बिल्कुल म्यूट हो चुका है, तो इस सिचुएशन में आप साइकोथेरेपी नहीं कर सकते, क्योंकि साइकोथेरेपी उस सिचुएशन में वर्क नहीं करती है। तो उसके लिए ईसीटी होती है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, और ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन टीएमएस। ये दोनों चीज़ें की जाती हैं अगर क्लाइंट म्यूट है, वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है। एक सिचुएशन मतलब इतनी ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गई है, डिप्रेशन इतना ज़्यादा सीवियर हो गया है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हैं, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है, जो कि हम अपने क्लाइंट को बता सकते हैं। जैसा कि हम उन्हें ये कह सकते हैं कि आप अपने रूटीन में एक्सरसाइज़ को शामिल करें, रेगुलर एक्सरसाइज़ करें, अपनी स्लीप को बेहतर करें, अपने जो है ना जो भी चीज़ें आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर रही हैं, उनसे अवॉइड करें और हेल्दी डाइट लें। अपनी डाइट का एक मखसूस टाइम टेबल के मुताबिक डाइट लें, अल्कोहल को अवॉइड करें, या फिर जो भी डिप्रेसेंट है, यानी कि जो चीज़ आपको डिप्रेस कर रही है, उस चीज़ को अवॉइड करें और इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जिनके साथ आपको वक़्त गुज़ारना अच्छा लगता है, जिनके साथ आप वक़्त गुज़ारना जो है ना, जिनकी आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, आप बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन लोगों के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ठीक है? बाकी अगर आप इन थेरेपीज़ को इन डिटेल पढ़ना चाहती हैं, तो आप इसके लिए हमारा जो पेड कोर्स है वो जॉइन कर सकती हैं। उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं ग्रुप में, जिस नंबर से आपको ग्रुप में ऐड किया गया है, उसी नंबर से आप इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं हमारे पेड कोर्सेज़ के बारे में, ठीक है? सो अब स्टार्ट करते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स बेसिकली इसमें जो सिम्पटम्स होते हैं वो पर्सन की पर्सनैलिटी का पार्ट होते हैं, ठीक है। और एक टाइम आता है कि वो सिम्पटम्स इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं कि वो एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के लिए ये है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को हम 18 ईयर्स की एज से पहले डायग्नोज नहीं कर सकते। इनका ऑनसेट 18 ईयर की एज से पहले होगा, लेकिन इनका जो डायग्नोसिस है वो 18 ईयर्स की एज के बाद होगा या 18 ईयर्स की एज में होगा, ठीक है।
अब हम क्लस्टर ए की अगर हम बात करें, अच्छा इसमें मैंने बोला कि 3 क्लस्टर हैं, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। सो आज हम क्लस्टर ए को देखेंगे। तो क्लस्टर ए में कौन-कौन से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आते हैं? पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और शिज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये 3 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्लस्टर ए में आते हैं, ठीक है? ये देखिए, ये दूसरे नंबर पर शिज़ॉइड है और थर्ड नंबर पर है शिज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को देख लेते हैं। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि पैरानॉइड में जो इंडिविजुअल होता है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें सस्पिशियसनेस होती है, बहुत ही ज़्यादा शक शुबा करने वाली पर्सनैलिटी होती है ऐसे लोगों की। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम देखें तो इसमें नंबर ए पे बताया गया है अ परवेसिव डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशियसनेस ऑफ अदर्स such that their motives and interpreted as malevolent beginning by early adulthood and present a variety of context as indicated by four of the following। यानी कि इसमें वो क्या कह रही हैं कि इंडिविजुअल जो है ना वो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस होगा दूसरों को लेकर, यानी कि वो दूसरों पर हर तरह से शक करेगा। कोई अगर उसके साथ अच्छा कर रहा है तो वो उसमें भी शक करेगा कि ये मेरे साथ अच्छा क्यों कर रहा है, इसमें इसका कोई मतलब है, ये मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, या मतलब इस तरह के थॉट्स उसके होंगे, ठीक है। नंबर 1 पे है और इन्होंने कहा है कि नीचे जो हमने 7 सिम्टम्स दिए हैं इनमें से कोई सी 4 या 4 से ज्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए क्राइटेरिया ए को फुलफिल करने के लिए। तो नंबर 1 पे है सस्पेक्ट्स विद आउट साइंटिफिक बेसिस दैट अदर्स आर एक्सप्लॉइटिंग, हार्मिंग, डिसीविंग हिम और हर। यानी कि उन्हें क्या सस्पेक्ट होता है, क्या शक होता है कि दूसरे जो है ना उसका कोई लॉजिक भी नहीं होता उस बात का, जो इनको जिस बात पे शक होता है उस बात का कोई लॉजिक नहीं होता है। ये कहते हैं कि दूसरे जो है ना हमें धोखा दे देंगे, हमें नुकसान पहुंचा देंगे या फिर हमें जो है ना चीट कर देंगे, इस तरह के थॉट्स इनके होते हैं दूसरों के बारे में। सस्पिशियसनेस इस तरह से होती है। नंबर 2 पे है इज प्रीऑक्युपाइड विद अनजस्टिफाइड डाउट्स अबाउट द लॉयल्टी और ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ फ्रेंड्स और एसोसिएट्स। यानी कि वो अपने इवन के जो उनके फ्रेंड्स हैं ना उनकी लॉयल्टी और ट्रस्टवर्थीनेस पे भी इनको शक होगा कि अगर फॉर एग्जांपल अगर इनका कोई दोस्त है इनके साथ बहुत लॉयल है, इनके साथ बहुत अच्छा है, इन पे बहुत ट्रस्ट करता है, तो उस पे उसके लिए भी जो है ना ये लोग डाउट्स में रहेंगे कि ये इतना अच्छा क्यों है, ये इतना लॉयल क्यों है हमारे साथ, ठीक है। नंबर 3 पे है इन reluctant टू confide इन अदर्स बिकॉज ऑफ unwarranted fear that the information will be used maliciously अगेंस्ट हिम और हर, ठीक है। इसमें वो कह रहे हैं कि ये लोग अपने दूसरों के साथ अपनी कोई भी बात शेयर करने से घबराते हैं क्योंकि इन्हें ये डर होता है कि इनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको इनके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा कि इनको जो है ना ब्लैकमेल करने के लिए यूज हो सकता है, कि लोग इनको जो है ना किसी भी तरीके से फंसाने के लिए ये इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। तो ये दूसरों के साथ जो है ना शेयर नहीं करते अपनी इंफॉर्मेशन। रीड्स हिडन मीनिंग और थ्रेटनिंग मीनिंग इनटू द बिगनिंग रिमार्क्स और इवेंट। यानी कि कोई भी इवेंट है, कोई भी चीज है, उससे जो है ना ये लोग उस चीज का हिडन मीनिंग ही ले लेंगे। मतलब कि ऐसी चीज जो पॉसिबल ही नहीं हो सकती ये लोग वो सोचेंगे उस चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जो है ना इस तरह से कोई उल्टा किसी इवेंट में ये लोग गए हैं, कुछ भी उल्टा सीधा हो गया इनके साथ, तो ये जो है ना इस चीज पे होंगे कि ये लोग मुझे मारना चाहते थे, इन्होंने इतनी प्लानिंग की थी, यानी कि वो हिडन मीनिंग ले रहे हैं खुद से ही, हालांकि वो चीज नहीं है, वो चीज रियलिटी से बिल्कुल भी उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग जो है ना उस चीज को कह रहे हैं कि ये यही चीज ठीक है, यही चीज इस तरह से है।
Number five, pair persistently bears grudges, unforgiving of injuries और slights, यानी कि ये अपनी जो है ना अपनी इंसल्ट्स को जो है ना ये लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर कोई इन्हें नुकसान पहुंचा देता है तो ये उसको भी बर्दाश्त नहीं करती हैं, क्योंकि पहले से ये दूसरों के बारे में इतने सस्पिशियस होते हैं। तो उस टाइम पे अगर कोई इन्हें कोई कर भी देता है इंजर्ड, किसी वजह से इंजर्ड हो जाती हैं ये, तो ये उसको जो है ना नहीं छोड़ते हैं, ये बर्दाश्त नहीं करते हैं ये चीज को। Number six, Pay perceives attacks on his or her character or reputation that are not apparent to others and is quick to react angrily to counterattack. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने इनके खिलाफ कोई बात कर दी है, कोई ऐसी बात जो कि इनको जो है ना इनकी रेपुटेशन के खिलाफ है, तो ये लोग क्या करेंगे, फौरन से जो है ना गुस्सा हो जाएंगे, गुस्सैले हो जाएंगे और उसको काउंटर अटैक करेंगे, यानी कि उसका जवाब देंगे, उसका रिएक्शन देंगे ये लोग। ठीक है। नंबर सेवन पे है recurrent suspicious without justification regarding fidelity or spouse और सेक्सुअल पार्टनर, यानी कि इवन के ये लोग सिर्फ अपने दोस्तों और दूसरे लोगों तक ही इनकी सस्पिशियसनेस महदूद नहीं है, ये लोग इवन के अपने स्पाउस पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, अपने सेक्सुअल पार्टनर के साथ भी ये लोग जो है ना उन पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनको लेकर भी बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस होते हैं। ठीक है। क्राइटेरिया बी में बताया गया, डज नॉट अकर एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, और वो कह रहे हैं कि ये जो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये स्किज़ोफ्रेनिया या कोई और मेंटल डिसऑर्डर है उसके साथ जो है ना नहीं हो सकती है, मतलब स्पेसिफिकली स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, साइकोटिक फीचर्स है, एंटी साइकोटिक, क्योंकि ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और ये जो नीचे एक्सप्लेन इन्होंने किए हैं नेम, वो वो सारे पर्सनैलिटी से रिलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है, तो उनके अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो उस टाइम पे हम ये नहीं कहेंगे कि ये पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया में भी सस्पिशियसनेस होती है, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और वो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, डायग्नोसिस के लिए बताया गया है कि आपने इसको जो है ना इसके साथ मिक्स नहीं कर देना। उसके बाद है शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आप अगर इसको ये कह लें कि तन्हा रहने वाली पर्सनैलिटी, तो ये भी चीज गलत नहीं होगी, ये लोग तन्हाई पसंद होते हैं। अब इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्राइटेरिया में बताया गया है, परवेसिव पैटर्न ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप्स एंड आर रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिटैचमेंट हो रही है सोशल रिलेशनशिप्स के साथ, और रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस इन इंटरपर्सनल सेटिंग, यानी कि इंटरपर्सनल सेटिंग्स में इनके ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और इनके जो सोशल रिलेशनशिप हैं वो भी डिस्टर्ब हैं, बिगनिंग बाय अर्ली अडल्टहुड एंड प्रेजेंट इन अ वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट एज इंडिकेटेड बाय फोर ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि इसमें बताया गया है कि क्राइटेरिया ए में बताया गया है कि इन इंडिविजुअल के सोशल रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं, और ये लोग अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और ये अर्ली अडल्टहुड में इसका ऑनसेट होना चाहिए, और एट द एज ऑफ 18 इसका डायग्नोसिस होगा। और इन्होंने नीचे कुछ सिम्टम्स दिए हैं, 7 सिम्टम्स, उनमें से कोई से 4 या 4 से ज्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे तो क्राइटेरिया ए फुलफिल होगा यहाँ पे। neither desires nor enjoyed close relationship including being part of a family, यानी कि ये लोग क्लोज रिलेशनशिप्स को भी इंजॉय नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली के, अपने फैमिली में ही, जैसे फैमिली में बहन भाई हैं, मदर फादर हैं, तो ये इन रिलेशनशिप्स को भी इंजॉय नहीं करते, यहाँ पे भी अपने जो इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ऑलमोस्ट ऑलवेज चूज सोलिटरी एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं कि जिसमें ये लोग बस अकेले ही पार्टिसिपेट करें, इसमें इन्हें किसी और के साथ पार्टिसिपेट ना करना पड़े।
has little if any interest in having sexual experience with an other person। और अपने जो है ना पार्टनर के साथ इनको जो है ना बहुत ही कम उसमें भी इंटरेस्ट शो करते हैं ये लोग। और अक्सर औकात तो होता ही नहीं है बिल्कुल इनको इंटरेस्ट। नंबर 4 पे है टेक्स प्लेयर इन फ्यू इफ एनी एक्टिविटीज। बहुत कम एक्टिविटीज में इन लोगों को प्लेयर जो है ना होती है, खुशी महसूस होती है। नंबर 5 पे है ले क्लोज फ्रेंड्स और कॉन्फिडेंट्स अदर देन फर्स्ट डिग्री कॉन्फाइंड्स अदर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स। इनके जो है ना क्लोज फ्रेंड्स नहीं होते हैं सिवाय इनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के। कि इनके सिर्फ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के साथ इनकी थोड़ी बहुत बोलचाल होती है, अदरवाइज इनके क्लोज फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं, इनके फ्रेंड ही बहुत कम होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं, ऐसे कह लें। नंबर 6 पे appears indifferent to the praise और criticism of others। यानी कि अगर कोई इन्हें क्रिटिसाइज कर रहा है या अगर कोई इनकी तारीफ कर रहा है, इन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल फ्लैट इफेक्ट होते हैं कि जिसमें जिसे जो है ना 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 ही जिसे जो है ना किसी चीज पे बुरा लग रहा है, ना ही किसी चीज पे अच्छा लग रहा है। नंबर 7 पे शोज इमोशन इमोशनल कोल्डनेस। ये वही बात आ गई है, इमोशनल कोल्डनेस होगी, इनमें डिटैचमेंट होगी और फ्लैटेंड एक्टिविटी होगी। फ्लैटेंड एक्टिविटी क्या होती है बेसिकली, कि जिसमें ये लोग जो है ना फॉर एग्जांपल अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा फील नहीं करेंगे। इनके अच्छा लग रहा है तो इनको इनके आपसे इनके चेहरे से नहीं आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई इन्हें कोई बात अच्छी लग रही है, या कोई किसी टाइम पे बुरा लगना है तो इन्हें आपको जो है ना इनके फेशियल एक्सप्रेशन से बिल्कुल नहीं फील होगा, बिल्कुल फ्लैट होंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि ये खुश हैं या उदास हैं, ये क्या है। ठीक है। क्राइटेरिया बी में यही बात बताई गई कि किसी और जो है ना मेंटल डिसऑर्डर के कोर्स के दौरान जो है ना नहीं होने चाहिए, जैसा कि अब स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, या साइकोटिक फीचर्स हैं, या कोई और साइकोटिक डिसऑर्डर है, तो इनके साथ जो है ना ये नहीं होने चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना क्लस्टर ए के जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, शिज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, वो देखेंगे, और क्लस्टर बी के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप इस कोर्स की वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल सर्कल में, ताकि आपके फ्रेंड्स को या उन लोगों को जो कि फ्री इंटर्नशिप के या फ्री कोर्स की अपॉर्चुनिटी के लिए वेट में हैं, तो वो भी इस अपॉर्चुनिटी से अवेल हो सकें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है ना मुझसे पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आंसर ज़रूर करूंगी उसका। थैंक यू।